पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको दिखाऊंगा धुरंधर फिल्म में ऐसा क्या दिख गया कि मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग लग गई। 5 दिन में 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के धागे खोलकर रख दिए। क्या भारत के करेंसी नोट की प्लेट किसने पाकिस्तान पहुंचाई? भारत में बैठकर कराची के लिए काम करने वाला गैंग एक्सपोज हुआ क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त धुरंधर फिल्म ने धूम मचाई हुई। धुरंधर फिल्म ने आते ही ऐसा धमाका किया है कि 5 दिन में 200 करोड़ रुपए छाप दिए हैं उसने। लेकिन धुरंधर के इस धमाके के बीच एक इकोसिस्टम भाई साहब सुलग रहा है। यह इकोसिस्टम धुरंधर फिल्म के पीछे पड़ गया है। कोई कह रहा है कि यह प्रोपेगेंडा है, कोई कह रहा है कि अरे ये ट्रोल लेवल की फिल्म है, कोई कह रहा है कि फिल्म बनाने वाले ने लिमिट क्रॉस कर दी। यानी धुरंधर में कुछ तो ऐसा दिखाया गया है जो एक इकोसिस्टम को परेशान कर रहा है। उन्हें जबरदस्त आग लगी हुई है और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या दिखा दिया गया कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भड़का हुआ है। धुरंधर ने मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग क्यों लगा दी है? बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान तक में आग लगी हुई है। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जो जबरदस्त कमाई कर रही है और जो फिक्शन और सच्ची घटनाओं का शानदार मिक्सचर। फिल्म के किरदार भी रियल लाइफ किरदारों पर काफी हद तक आधारित है। धुरंधर के मेकर्स ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया था, लेकिन इसी बात की हर तरफ चर्चा हो रही है और यही अब मोदी विरोधी इकोसिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई फिल्म इतना कमा क्यों रहा है, इतने लोग देख क्यों ले रहे हैं इसको। फिल्म में कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जिससे पहले की सरकारों के काम पर सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में नकली नोट का मुद्दा दिखाया गया है। पाकिस्तान कैसे भारत के नकली नोट बनाता है, कैसे पाकिस्तान तक भारत की करेंसी प्लेट पहुंचती है, कैसे मुंबई अटैक के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। फिल्म देखने के बाद लोग अब इस सब की चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग सुलग रहे हैं। आप देखिए कि फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और उसके बाद से बॉक्स ऑफिस पर उसने धूम मचा रखी है। 5 दिन में फिल्म की कमाई करीब 200 करोड़ रुपए हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म 500 करोड़ तो आसानी से कमा लेगी। दुनिया भर में लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जबकि फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है। छोटी मोटी फिल्म नहीं है। सभी कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। फिल्म के एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक सबकी तारीफ हो रही है। यानी धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी। फिल्म धुरंधर के सभी मेन कैरेक्टर किसी ना किसी रियल लाइफ किरदार से प्रेरित है। फिल्म में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर सिंह का नाम हमजा अली मजारी है जो बलोच है और यह आम बॉलीवुड जासूसों की तरह नहीं है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान में घुसकर भारत की एजेंसियों को खुफिया जानकारी भेजता है। फिल्म में रणवीर सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है और फिर वहां से पाकिस्तान के आतंकी गैंगस्टर सरकार और आईएसआई के गठजोड़ के बारे में भारत जानकारी भेजता है। इसी तरह से फिल्म में माधवन ने इंटेलिजेंस अधिकारी अजय सान्याल का रोल किया है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन को देखकर कोई भी आसानी से कह दे रहा है कि अरे ये तो अजीत डोभाल है। दोनों के लुक में गजब की सिमिलैरिटी दिखती है। हालांकि फिल्म में यह दावा नहीं किया गया है कि अजय सान्याल जो हैं वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर से प्रेरित है, लेकिन जो लुक एंड फील है उसको देख के लोग कह रहे हैं कि ये तो अजीत डोभाल लग रहा है। फिल्म धुरंधर की कहानी पाकिस्तान के कराची में बेस्ड है। कराची के लियारी टाउन में गैंगस्टर और गैंग वॉर दिखाया गया है और इसके लिए जो कैरेक्टर गढ़े गए हैं वो असल जिंदगी में भी थे। जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल प्ले किया है जो असल में था। रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना एकदम रहमान डकैत की तरह खूंखार और जालिम दिख रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, इसमें असली रहमान डकैत और अक्षय खन्ना साथ में है। अक्षय खन्ना फिल्म रहमान डकैत की ही तरह दिख रहे हैं। फिल्म में रहमान डकैत कराची के लियारी टाउन का बादशाह था, रहमान डकैत बलोच था और फिल्म में दिखाया गया कि मुंबई अटैक के लिए रहमान डकैत नहीं आईएसआई को हथियार दिए थे। रहमान डकैत जो कराची के लियारी टाउन का बादशाह माना जाता था वो असल जिंदगी में भी बहुत खतरनाक था। उसका पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। रहमान डकैत ने 1990 के दशक में लियारी टाउन में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। रहमान डकैत के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया था। इसी के बाद लियारी टाउन में उसकी दहशत बढ़ गई। साल 2000 तक रहमान डकैत का लियारी टाउन पर पूरा कंट्रोल हो गया था। रहमान डकैत वसूली, मर्डर, नशीली दवाएं, हथियारों की तस्करी करता था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी का संरक्षण मिला हुआ था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो का करीबी भी माना जाता था। 2008 में रहमान डकैत ने अपनी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी बनाई। रहमान डकैत और पीपीपी ने मिलकर समानांतर सरकार चलाई। भाई जब हाफिज सईद अपनी पार्टी बना लिया तो रहमान डकैत था।
रहमान डकैत एक समय में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी टीम में भी शामिल था। 2007 में कराची में बेनजीर भुट्टो के काफिले में धमाका हुआ था जिसमें 140 लोग मारे गए थे। इस धमाके के बाद बेनजीर भुट्टो को सही सलामत निकालने वाला रहमान डकैत ही था जो बेनजीर की गाड़ी खुद चला रहा था। यह उसी समय की तस्वीर है जिसमें रहमान डकैत और बेनजीर भुट्टो दोनों दिख रहे हैं। इसी तरह से फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी एजेंसी, खुफिया एजेंसी ISI का मेजर इकबाल भी दिखाया गया। धुरंधर में मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। मेजर इकबाल को दरिंदा किस्म का अधिकारी कहा जाता था जो भारत के जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर करता था। फिल्म में मेजर इकबाल का कैरेक्टर आतंकी इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है। यह देखिए, रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी ऐसा दिखता था। उसके रोल में अर्जुन रामपाल का गेटअप बिल्कुल असली वाले इलियास कश्मीरी की तरह ही दिखाया गया। फिल्म में मेजर इकबाल को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। भारत के खिलाफ हमलों और साजिशों में मेजर इकबाल का नाम सबसे ऊपर था। मुंबई में जो अटैक हुआ उसका प्लान भी इसी ने किया था, दिखाया गया है। और अजमल कसाब और दूसरे आतंकियों को हथियार इसी ने दिए थे और लाइव जानकारी भी दे रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, फिल्म में ऐसे ऐसे रियल कैरेक्टर और उनकी रियल कारस्तानी दिखाई गई है कि इकोसिस्टम में आग लगी। जिस इलियास कश्मीरी के ऊपर ISI के मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है, वो इलियास कश्मीरी हकीकत में बेहद खूंखार आतंकवादी था। इलियास कश्मीरी आतंकी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी का कमांडर था। इलियास कश्मीरी को अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। 20 साल की उम्र में ही इलियास आतंकी बन गया और उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। हुजी का टॉप कमांडर बनने के बाद इलियास कश्मीरी ने कश्मीर पर फोकस किया। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इलियास ने हुजी की ब्रिगेड 313 बनाई। फरवरी 2000 में इलियास कश्मीरी ने 25 आतंकियों के साथ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की। आतंकियों ने भारतीय पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें 2 जवान शहीद हुए। इलियास कश्मीरी भारतीय सिपाही का सिर काटकर वापस पाकिस्तान ले गया था। कहा जाता है कि इलियास ने भारतीय जवान का कटा हुआ सिर परवेज मुशर्रफ को ट्रॉफी की तरह दिया था। इसी के बाद इलियास कश्मीरी भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। जून 2011 में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी और उसके 8 आतंकी मारे गए थे। इसी तरह से एक और रियल लाइफ किरदार फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। SP चौधरी असलम जो कराची पुलिस का SP था। इसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। SP असलम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। फिल्म धुरंधर में संजय दत्त एकदम असली वाले SP असलम की तरह ही दिख रहे हैं। असली वाले को देखिए और संजय दत्त को देखिए। SP असलम को ही लियारी के गैंगस्टरों को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सारे किरदार फिल्म धुरंधर की कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिल्म की कहानी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप फिल्म देखिए। लेकिन हंगामा जो है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सब कुछ रियल है, ज्यादातर रियल है और जो हुआ है वो दिखा दिया गया है। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत और SP असलम के बीच की दुश्मनी को भी दिखाया गया। दरअसल SP चौधरी असलम को लियारी टाउन की सफाई का जिम्मा मिला था। लियारी टाउन पर रहमान डकैत के गैंग की हुकूमत चलती थी। SP असलम का रोल फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने निभाया है। SP चौधरी असलम ने लियारी टाउन में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने का मिशन लिया। इसके लिए SP चौधरी असलम ने लियारी टास्क फोर्स बनाया। साल 2006 में SP असलम ने रहमान डकैत को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। रहमान डकैत अपनी पावर और पैसे के दम पर जेल से भाग गया। साल 2009 में SP असलम ने लियारी टाउन में भयंकर ऑपरेशन किया। रहमान डकैत को घेर कर SP असलम ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। SP असलम के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे थे जिसमें पॉलिटिकल किलिंग और पैसे के लिए कत्ल करना प्रमुख है। साल 2014 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने SP असलम की हत्या कर दी थी। फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और ISI के नेक्सस को एक्सपोज किया गया है और इसी वजह से कुछ लोग फिल्म को एंटी पाकिस्तान बता रहे हैं। फिल्म धुरंधर बताती है कि कैसे भारत के खिलाफ हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन है। खास बात यह है कि फिल्म में पाकिस्तान के असली किरदारों के आधार पर कहानी कही गई। इसके अलावा फिल्म में पाकिस्तान में भारत के नकली नोट कैसे बनते हैं इसके बारे में भी बता दिया गया है, जिससे कुछ लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि भारत के नकली नोट ISI के गोदाम में अखबार की तरह छपते हैं। नकली नोट में बिल्कुल असली नोट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक ब्रिटिश फर्म पाकिस्तान को इंडियन करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती है। नकली नोट पहले कतर भेजे जाते हैं, कतर से नेपाल और फिर वहां से भारत भेजे जाते हैं। पाकिस्तान में भारत के नकली नोट छापने का काम ISI और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जावेद खनानी करते हैं। जावेद खनानी को भी फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। फिल्म धुरंधर में एक ब्रिटिश फर्म का भी जिक्र किया गया है, लेकिन हकीकत में एक ब्रिटिश कंपनी है जो भारत और पाकिस्तान को करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती थी। उसका नाम है डेला रू।
डेलारू कंपनी दुनिया के 140 देशों के साथ काम करती है, करेंसी पेपर, सिक्योरिटी फीचर्स की सप्लाई करती है। यही कंपनी भारत को करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड देती थी और पाकिस्तान को भी यही सारी चीजें सप्लाई करती थी। इसी वजह से डेलारू के ऊपर कई सवाल खड़े हुए। पनामा पेपर्स में भी डेलारू का नाम आया और आरोप लगा कि डेलारू ने भारत में ठेका लेने के लिए एक एजेंट को 15% का कमीशन दिया था। साल 2010 में डेलारू को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन 2023 में सीबीआई ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और आरोप था कि 2012 में डेलारू के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से बढ़ाया गया। उस समय अरविंद मायाराम आर्थिक मामलों के सचिव थे। आरोप था कि मायाराम ने नोटों के लिए खास सिक्योरिटी थ्रेड की सप्लाई के लिए गैर कानूनी तरीके से एक्सटेंशन दिया, जबकि डेलारू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका था। अरविंद मायाराम ने यह फैसला बिना गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना किया था। 2002 में डेलारू ने दावा किया था कि उसके पास खास सिक्योरिटी थ्रेड का पेटेंट है। इसी दावे के आधार पर 2004 में आरबीआई ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सीबीआई जांच में पता चला कि 2002 से 2004 के बीच कंपनी के पास ऐसा कोई पेटेंट था ही नहीं। आरबीआई ने 2006 और 2007 में इसकी रिपोर्ट अरविंद मायाराम को भेजी थी, लेकिन मायाराम ने इसे नजरअंदाज कर दिया और वित्त मंत्री को जानकारी नहीं दी। डेलारू का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2012 को खत्म हो गया, उसका एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता था। यह जानकारी मई 2013 को मायाराम को लिखित तौर पर दी गई थी। उसके बाद भी मायाराम ने जून 2013 में डेलारू को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया, यह भी आरोप लगा। अरविंद मायाराम उस समय चर्चा में आए थे जब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। डेलारू से जुड़ा यह सारा काम जब हो रहा था, उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। तो बहुत सारे आरोप हैं जिसको लेकर जो है सवाल उठते रहे हैं और अब उनमें से कई चीजें फिल्म में दिखा दी गई हैं, तो कई लोग परेशान हैं। खैर, सच्चाई क्या है वो आपको देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर